हेलो बच्चों, क्लास 6 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर होने वाला है उन बच्चों को समझ में आ सके कि किस तरह का पेपर आ रहा है और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा MCQ में। बोला हुआ है एक किरण में, किरण मतलब होता है रे, तो एक रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, किरण कैसी होती है पहले वो देखना है हमें। किरण मतलब रे कैसा होता है, तो रे हमारा इस टाइप से बनता है। अब ये जहाँ से एरो होता है ना, उस वहाँ से हम इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एरो नहीं होता है वहाँ से हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यही क्या है, इसका एंड पॉइंट है। लेकिन जो यहाँ पर ये एरो है यहाँ से तुम और इंक्रीज़ कर सकते हो, ये इसका एंड पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, कितने अंत बिंदु हैं इसके, सिर्फ एक ही अंत बिंदु है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बोला हुआ है कि 8 किसके बराबर है, 48 के। मतलब 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं तभी तो 48 आएगा। तो ऐसे ही क्या करना है, अगर 8 की मल्टीप्लाई आपने 6 से करी है तो 7 की भी आपको किससे करनी है, 6 से करनी है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से हमें सेम से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर हमने नीचे 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 ऊपर को भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 42। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 का गुणज नहीं है। गुणज का मतलब होता है कि कौन सा मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल मतलब कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 6 की टेबल में क्या नहीं आता या फिर 6 से क्या डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, गुणज मतलब कि 6 की टेबल में इनमें से क्या नहीं आता है। तो 15 नहीं आता है भाई 6 की टेबल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बोला हुआ है दो दिए गए बिंदुओं से खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। अब देखो, मतलब बोला है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं और वहाँ से हम कितनी लाइन बना सकते हैं। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद से करके देख सकते हो कि 2 पॉइंट हैं, ये मान लो एक पॉइंट, एक इधर पॉइंट। अब यहाँ से मैं इसको अगर ज्वाइंट करूँगी तो एक ही तो बन पाएगी लाइन, और तो बन ही नहीं पाएंगी लाइन। ठीक है, तो एक ही लाइन बन सकती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक लाइन। अगला है 4 अंकों वाली संख्या के लिए कापरेकर स्थिरांक है, जो इसका 4 हो जाएगा। कापरेकर को हिंदी इंग्लिश में भी कापरेकर ही कहते हैं, तो जिसका ऑप्शन है बी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की घूर्णन सममिति का क्रम है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, देखो जैसे ये त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब बोला हुआ है कि घूर्णन मतलब रोटेशनल सिमेट्री इसमें कितनी होंगी। देखो सिंपल सा है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी फिगर को हम जितनी बार घुमा रहे हैं ना, वो कितनी बार सेम दिख रहा है। इसको चाहे तुम ट्राइंगल को, जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको चाहे तुम कितनी बार भी घुमा लो, ये हमेशा क्या है होगा, ये सेम दिखेगा। तो 3 है इसकी साइड, तो ये तीनों बार क्या होगा, ये सेम ही दिखेगा। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऐसे ही कि स्क्वायर जो होता है उसमें भी सारी साइड बराबर होती है, इसको कितना भी घुमा लो ये सेम ही दिखेगा, हर बार घुमाने पर क्या होगा, ये सेम ही दिखेगा। तो ये क्या होगा हमारा, इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी 4, क्योंकि इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। -10 का योज्य प्रतिलोम है। प्रतिलोम पूछा हुआ है, तो -10 का प्रतिलोम क्या होता है, मतलब उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पर होगा +10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। पूछा हुआ है एक वृत्त में सममिति रेखाओं की संख्या। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल उसमें पूछा हुआ है सममिति रेखा। सममिति रेखा क्या होती है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को बराबर 2 हिस्सों में बांटे। ठीक है, तो इसमें देखो हमारी लाइंस इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत। देखो
अगर मैं यहाँ से कट करूँ तब भी सेम दिखेगा, यहाँ से कट करूँ तब भी सेम, ऐसे ऐसे। इसमें कितनी भी लाइन खींच सकते हो आप, बहुत सारी लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनंत, कितनी भी लाइन, ठीक है। तो अनंत मतलब इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जिसके प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो, और इसकी साइड कितनी दे रखी है हमें, 7 सेंटीमीटर। तुम्हारा ये है, अब इसमें ये 7 की, ये भी 7 की, ये भी 7 की। तो हमारा जो पेरीमीटर निकलता है, परिमाप निकलता है, वो कैसे निकलता है, तीनों साइड को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 7 14 7 21। तो 21 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। फिर बोला हुआ है कि 50 मीटर लंबे एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, तो बताना है कि चौड़ाई कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक आयत है, आयत। अब आयत की लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है 50, तो मैं इसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ निकालनी है, और इसका एरिया, क्षेत्रफल दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट रुको, ऊपर थोड़ा सा करती हूँ, यहाँ पर इधर लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होगा L इंटू बी होता है। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा था, मतलब आयत का क्षेत्रफल दे रखा था 1000, ठीक है। L लेंथ कितनी थी हमारी 50, इंटू बी ब्रेथ में निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। तो 50 जो यहाँ पर है ना, इसको यहाँ से हटाकर मल्टीप्लाई में ना इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे, 50 को यहाँ से हटाने के बाद हम कहाँ पर लेके आ जाएंगे, इसको लेकर आ जाएंगे 1000 के नीचे। अब इससे इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, 5 से 100 को काटो, डिवाइड करो, तो कितना आएगा 20। तो हमारा जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई, 20 आई हुई है, ठीक है। अगला है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रालेख दर्शाता है, ये चित्रालेख दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। राहुल ने कितने खाए होंगे, अब देखो जो राहुल है उसके पास कितने पिज़्ज़ा है, 4 दिखा रखे हैं, 4 दे रखा रखे हैं, और एक पिज़्ज़ा कितने के बराबर है, 2 के। तो 4 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, ईजी है एकदम। अगले पे आते हैं, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटा होता है। तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ये होता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, अब हमारे MCQ ख़त्म हो गए हैं, अब आएंगे हम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो। बोला हुआ है सेकंड में कि 1 से 20 तक के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखना है। अभाज्य संख्या इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, जो संख्याएं होती हैं उन सबकी, कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सब। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब देखो अभाज्य संख्या होती क्या है, तो ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, ठीक है। अब देखो 1 के बाद 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 3 भी अपनी टेबल में आता है, 4 अपनी टेबल में नहीं आता, अपने में आता है, लेकिन वो किसी और की में भी आता है। किसकी में आता है, 2 की में आता है, तो वो नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। फिर 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। बस 19 तक लिखना है, क्योंकि 20 से छोटे बताने हैं आपको, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने लिख के बता दिया आपको। इंग्लिश में अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, एक धागे का टुकड़ा 72 सेंटीमीटर लंबा है, यदि इसका उपयोग एक वर्ग बनाने के लिए किया जाता है तो वर्ग की भुजा बतानी है। अब देखो एक धागा है, ठीक है, धागा मान लो पहले इस तरह से था हमारा लंबा सा धागा, इससे क्या कर दिया आपने, और ये कितना बड़ा है 72 सेंटीमीटर का, 72 सेंटीमीटर। अब इससे क्या करा आपने, बना दिया एक वर्ग मतलब स्क्वायर। अब देखो जो ये वर्ग है ये किससे बना हुआ है,
ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारा 72 सेंटीमीटर धागे से। मतलब जो ये लगा हुआ है ना साइड में, ये क्या है? 72 सेंटीमीटर धागा है। अब ये क्या दे रखा है? मतलब हमें क्या दे रखा है? ये पेरीमीटर दे रखा है, मतलब परिमाप दे रखा है। अब कैसे करोगे आप? फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड होता है, 4 गुणा भुजा होता है। अब ये हमें दे रखा है कितना? 72। अब 4 से बस इसको आपको डिवाइड करना है, 72 को 4 से डिवाइड करना है। तो 72 को कर दो 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 8 जा 32, मतलब 18 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी। आगे बात समझ में? अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि 2/3 और 4/5 का योग करना है, मतलब प्लस करना है इनको। तो 2/3, एक मिनट थोड़ा छोटा लिखते हैं, 2/3 प्लस 4/5। पहले क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लोगे ना, अगर आप इजी वे से करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और फिर 3 4 जा 12। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 22 और नीचे 15 का 15। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि a प्लस बी बताना है आपको। देखो अगर आपको नंबर लाइन के बारे में सब पता है ना, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। देखो -2 है तो इधर की साइड क्या होगा बताओ? a की जगह पे क्या होगा? -3 होगा ना। -2 के बाद -3 आएगा। फिर 2 से पहले क्या है? b, तो 2 से पहले क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। 1 2 3 ऐसे चलते हैं ना, ऐसे। अब देखो यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 और फिर यहाँ पर 0 के बाद 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब क्या पता लग गया हमें कि a मतलब क्या है यहाँ पर? -3 और b मतलब क्या है यहाँ पर? 1। अब बस इसको जोड़ना है आपको। a, देखो a कितना था? -3 प्लस b कितना है? b, ये b पूछा ना, a प्लस b पूछा हुआ है, तो b कितना है? 1। अब इसको सॉल्व कर दो, -1 -3 और +1, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, और इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस, तो आंसर क्या होगा? -2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके भी पेपर ऐसे ही सॉल्व आपको मिल पाएँ। ठीक है, अच्छा इसके अथवा में भी दे रखा है। अथवा में क्या दे रखा है और में क्या दे रखा है? -20 + 50। अगर ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना ना, तो ये वाला सॉल्व कर लो। कैसे होगा? देखो माइनस प्लस क्या होता है? साइन देखो पहले, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 50 में से 20 माइनस कर दो, 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। और इसमें बड़ा कौन है? 50 बड़ा है, और इसका साइन क्या है हमारा? प्लस का, तो प्लस का ही आएगा ये। ठीक है, प्लस का लगाना चाहो तो लगा दो, वरना लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है? आकृति बनानी है जिसमें केवल 2 सममिति रेखाएं हों। सममिति मतलब लाइन सिमेट्री बोला हुआ है। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है बताओ? ऐसी होती है हमारी रेक्टेंगल, मतलब आयत। आयत जो होता है ना, उसमें सिर्फ 2 ही लाइन सिमेट्री होती है। कैसी होती हैं? देखो हम कैसे इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, एक मिनट, एक तो हम इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, और एक हम बीच में से यहाँ से लाइन खींच सकते हैं। दो ही लाइन तो बनी यहाँ पर हमारी, सिर्फ 2 ही बनी। एक तो ये वाली, एक तो ऐसे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, एक मिनट, देखो अभी यहाँ पर हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल था, आयत था, तो इसमें 2 लाइन बनती हैं, 2 लाइन सिमेट्री हमारी बनती है, ये याद रखना है। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा? रेक्टेंगल, आयत। अगला पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि 36 जो है वो किसका गुणनखंड है? मतलब इसके सारे आपको गुणनखंड लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? देखो शुरू से देखते हैं। 1 की टेबल में तो सब कुछ आता है भाई, तो 1 तो होगा ही होगा। फिर 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है 36। जब इसको डिवाइड करोगे 36 को 3 से, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 की टेबल में भी आता है ना, 4 9 जा 36। फिर 5 की में तो आता नहीं है, 6 में आता है 36। फिर
हमारा आता है ये 9 में, फिर आता है ये 12 में, उसके बाद आता है 18 में और फिर अपनी टेबल में 36 में। तो इसके हमने सारे फैक्टर लिख दिए हैं। आपको ध्यान से देख लेना है कि फैक्टर कैसे लिखते हैं। फैक्टर का मतलब होता है, मतलब गुणनखंड का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बोला हुआ है कि 6 और 10 के सार्व गुणनखंड लिखने हैं। सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो 6 और 10, 6 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 के में आता है, एक 2 के में आता है, 3 में भी आता है और 6 अपनी टेबल में आता है। फिर 10 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आएगा, फिर अपनी टेबल में आएगा 10। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हुए? देखो कॉमन मतलब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 1 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 2। आगे बात समझ में। आगे आते हैं, कॉमन मतलब होता है कि उसमें क्या सेम है ना, उन दोनों फैक्टर्स में। 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का सिंपल मतलब होता है एलसीएम करना है। एलसीएम तो वही सबको आता है कि 720 का एलसीएम कर दो। कैसे होगा? 2 से जाएगा, 2 से जाएगा पहले तो ये देखो 720 क्या होगा? पहले 2 से जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ऐसे ही करके क्या करना है आपको? पूरा का पूरा ये करते जाना है। आगे चलते हैं। पूछा हुआ है कि करणप्रीत गणित पढ़ने में 8/3 घंटे और अंग्रेजी पढ़ने में एक मिनट को 1 3/4 मतलब 1 से 3/4 घंटे लेता है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा तो पूरा पूरा लेता है वो, लेकिन यहाँ पर 4 में से सिर्फ 3 टाइम। ठीक है, अभी इसको बताऊंगी करके तब समझ में आएगा आपको। और बताना है कि किस विषय में अधिक समय बिताया और कितना। अब देखो क्या करना है, इसमें माइनस करना है आपको और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है। तो पहले क्या करोगे? 8/3 का 8/3 लिख लो। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ना, मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। देखो 4 1 जा 4, 4 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 आएगा। फिर 4 में 3 प्लस कर दोगे 7 और 7/4। अब चेक करो इसमें बड़ा कौन है। तो बड़ा कैसे समझ में आता है? बड़ा कैसे पता लगाते हैं हम? देखो 8/3 और ये क्या है तुम्हारा? 7/4। 8/3 और 7/4 क्या करना है? इस 4 की मल्टीप्लाई इधर करनी है 8/3 के साथ। ठीक है, और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करनी है 7/4 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, 3 4 जा 12, फिर 7 3 21, 4 3 जा 12। अब देखो नीचे तो सेम हो गया, नीचे क्या हो गया? सेम हो गया। नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर देखो कौन बड़ा है? बड़ा ये है 32, और ये किससे आया हमारा? 8/3 से। इसका मतलब क्या है हमारा? कि 8/3 बड़ा है। अब बताना है कि कितना समय अधिक लिया है, मतलब माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो 8/3 में से माइनस कर दो 7/4। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके इससे इसके इससे। 4 की 8 से करोगे 32, माइनस 3 की 7 से करोगे 21। अब इसको माइनस करोगे तो 11/12 आंसर आ जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ से क्या कर लो? एक रेक्टेंगल बना लो इधर, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लो, और एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। उसके बाद अलग अलग करके क्या करना है? तीनों के तुम्हें क्षेत्रफल निकालनी है। ये वाला आपको खुद करके देखना है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है आपको? इसमें एक आपको डी बना के दे रखा है, आपको इसमें एंगल बतानी है। अब देखो यहाँ पर एंगल ए ओ बी के बारे में पूछ रहा है। ए ओ बी कौन सा है? ये वाला एंगल है ए ओ बी। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है? ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर? 10 डिग्री का दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो
जब आप थोड़ा सा पेपर में देखोगे ना आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 डिग्री का गैप आ रहा है इसके बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, 10 डिग्री का हो जाएगा। फिर AOD पूछ रहा है, तो AOD इधर है, ये रहा, ठीक है, AOD। तो ये क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। सीधा ऐसे होता है ना, तो 90 डिग्री का होता है। फिर पूछा है FOE जो है वो कहाँ पर है हमारा, वो देखो FOE ये रहा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का है वो बताना है आपको। ऐसे ही करके FOD यहाँ पर ये कितने डिग्री का है वो बताना है। फिर AOC, तो AOC ये रहा, तो ये बताना है आपको, ठीक है। ऐसे करके आपको इन सब के आंसर देने हैं। अगले पर चलेंगे। बोला हुआ है कि इसमें बिंदु मतलब पॉइंट्स और रेखा मतलब लाइन, किरण रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, और एक कोण मतलब होता है एंगल, ठीक है। अब देखो पहले पॉइंट देखते हैं, पॉइंट कौन से हैं इसमें हमारे। तो ये जो PQRSTU ये सब क्या है, पॉइंट है, तो इसको आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, PQRSTU ऐसे। फिर रेखा क्या होती है, जिसकी दोनों तरफ से एरो होते हैं, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो ये जो दिख रही है आपको, इसमें दोनों तरफ एरो है ना, तो यही लिखनी है आपको। कैसे लिखोगे, देखो U है S है, तो US लिख के उसके बाद दोनों तरफ ऐसे करके एरो लगा देना है। ऐसे ही लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अगले पे चलेंगे। तो किरण क्या होती है, इस तरह से जिसमें एक ही एरो होता है। अब देखो यहाँ पर भी एक ही एरो है, इधर भी एक ही एरो है, तो कैसे लिखोगे, दो बन गए इसमें, है ना। तो QP और ऐसे एरो लगा देना है, फिर कॉमा डाल के RT और ऐसे करके एरो लगा देना है, ठीक है। ये आपको कर देना है ऐसे करके। उसके बाद आएगा रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट होता है जिसमें एक भी एरो नहीं होता, सिर्फ ऐसे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, QR ये हो जाएगी हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो QR एक बताना है, तो एक ही लिखवा रही हूँ मैं आपको। अब देखो एक कोण मतलब एंगल, तो एंगल क्या है हमारा, ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये भी बन रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें एक ही बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, PQR, ठीक है। PQR बनना है ना, देखो PQR, तो PQR लिखना है, ऐसे लिखना है एंगल PQR, ठीक है। या फिर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल Q पर बनना है ना एंगल, तो ऐसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बार ग्राफ से मतलब दंड आलेख से। इसमें आपको इसको ऑब्जर्व करना है, फिर इस तीनों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखो बोला है कि इधर हमें दे रखे हैं छात्र मतलब स्टूडेंट, और यहाँ पर दे रखी है पुस्तकों की संख्या। अब आपको क्या बताना है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि किस छात्र ने सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, मतलब ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने सबसे ज़्यादा बुक्स रीड की हैं। तो देखो यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा है कि जो स्टूडेंट F है उसने ही क्या किया है, सबसे ज़्यादा किताब पढ़ी हैं, बुक्स रीड करी हैं, क्योंकि इसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा F। फिर बोला हुआ है छात्र E ने छात्र B से कितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। अब देखो E और B के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो E यहाँ पर देखो, एक मिनट, आई थिंक ये E था, F नहीं है, सॉरी देखा ढंग से, एक मिनट। तो इसमें जो ऑप्शन जो E स्टूडेंट है उसने क्या है, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, F नहीं है। अगले पर चलेंगे। तो E ने छात्र B से कितनी ज़्यादा पढ़ी है, तो देखो B ने कितनी हमारी रीड करी हुई है, तो यहाँ पर आपको देखना है। तो उसने कितनी करी है, 6, और जो E है उसने कितनी करी हुई है यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर 12, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 12 में से माइनस कर दोगे 6, तो कितना आएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछा हुआ है कि 500 छात्रों ने कुल कितनी किताबें रीड करी हैं। तो आपको ऐसे देखना है कि E ने 12 करी हैं, फिर D ने कितनी करी हुई है, यहाँ पर ऐसे आपको एरो लगा के देखना है, 4 करी हुई हैं, ऐसे आपको सबको ऐड कर देना है फिर, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं।
बोला हुआ है कि एक आयत पी क्यू आर है, इसकी रचना करनी है जिसका जो पी क्यू है वो 4 है और क्यू आर कितने हैं 7 है। इसको आपको स्केल से करना है। देखो जो बड़ी वाली होती है साइड वो हमारी लेंथ होती है, जो छोटी वाली होती है वो ब्रेथ होती है। तो ऐसे करके बना देना है आपको, स्केल से बनाना है नाप के, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी। और पी क्यू देखो ये पी क्यू है और यहाँ पर आर, तो इधर क्या हो जाएगा देखो क्यू आर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। स्केल से बनाना है आपको, ऐसे मत बना के आ जाना, ठीक है। अगले पे चलेंगे। बोला हुआ है कि एक वर्ग की रचना करनी है, यहाँ पर आपको वर्ग बनाना है, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर बनाना है और कितने सेंटीमीटर का बनाना है 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का होगा और उसका नाम रख देना है TALK, टॉक, ठीक है। ऐसे लिख के आना है पूरा भाई, वरना बढ़िया से नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। अगले पे आओ। आरती एक पैटर्न वाला हार बना रही है जिसमें वो अलग अलग टाइप के मोती क्या कर रही है, डाल रही है। देखो पहला जो उसने मोती डाला है वो क्या है, रेड कलर का है, लाल, फिर नीला, फिर लाल, फिर नीला, फिर लाल, फिर नीला, ऐसे करके डाल रही है, ठीक है। तो आपको अब आंसर करने हैं इन सब के। तो हार का जो है पैटर्न ज्ञात करना है आपको। तो पैटर्न क्या है इसका कि पहले वो लाल डाल रही है, फिर वो नीला डाल रही है, तो आपको यही लिखना है। फिर पैटर्न में 7वां मोती किस रंग का है। देखो पहला लाल है, फिर नीला, तो 1 2 3 4 5 6 7, नीले के बाद क्या आएगा, फिर लाल आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, रेड लाल। फिर इसमें थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है। फिर पूछा हुआ है इसके थर्ड क्वेश्चन में कि यदि हार 20 मोतियों से बना है तो लाल मोतियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो पहले उसने क्या किया था, लाल डाला था, फिर नीला डाला था। 1 मिनट कलर से बताती हूँ आपको ताकि समझ में आए। पहले उसने लाल डाले हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, ये लाल डाले हुए हैं 3 6। फिर उसने क्या किया हुआ है, नीले डाले हुए हैं, तो फिर नीला, फिर यहाँ पर नीला, फिर यहाँ पर नीला, फिर यहाँ पर नीला नीला, ठीक है। फिर इधर भी नीला होगा, इधर नीला नीला, ब्लू ब्लू, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर 10 क्या है, नीले मोती हैं और 10 ही क्या है, लाल मोती हैं, तो 20 हो गई। अब बोला हुआ है कि उसने लाल मोती कितने डाले होंगे, वही लाल भी उसने 10 ही डाले होंगे, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले लाल फिर नीला ऐसे करके डाल रही है ना, तो 10 लाल के होंगे मतलब रेड के और 10 ब्लू के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इसका अथवा भी है। अब देखो अथवे में क्या होता है कि जो थर्ड पार्ट है ना, सिर्फ इसके लिए अथवा होता है, ये पूरे के लिए अथवा नहीं होता, ठीक है। तो ये थर्ड के बदले आप ये वाला कर सकते हो। बोला हुआ है कि हार के पहले 15 मोतियों में नीली जो मोती हैं उनकी संख्या क्या है। तो वो आपको बता रही है, अभी मैंने बता के दिखाया था आपको बना के, तो आपको वही बताना है कि नीले मोती उसमें कितने थे, ठीक है, 15 मोतियों पर। अगले पे आते हैं। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पार्किंग दे रखा है, ठीक है। यदि पार्किंग स्थल की सबसे ऊपरी मंजिल भूतल से ठीक 1 मंजिल नीचे है तो कौन सा पूर्णांक 1 मंजिल को दर्शाता है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसके आंसर इस फिगर को देखना है, इस फिगर को, और फिर करना है आपको इन सब के आंसर देने हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ के आपको खुद ये वाला करना है, इन तीनों को आपको खुद करना है। उसके बाद आपको मैं ये वाला बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको। देखो -10 है, पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो, जो 2 होते हैं ना, पहले 2 को सॉल्व कर लो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। और प्लस का 15 बचेगा क्योंकि 25 बड़ा है, तो प्लस का 15, यहाँ प्लस भी लगा सकते हो आप। फिर देखो क्या है, +15 था हमारा, फिर -15 50 बचा और +75। अब देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, हमने पहले सॉल्व कर लिया 2 को, फिर अब 2 को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, वो भी माइनस का। ये 50 बड़ा है और इसका साइन क्या है, माइनस, ठीक है। अब प्लस 75, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 35 को माइनस करना है 75 में से, तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40, और वो भी किसका, प्लस का। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि कैसा पेपर आ रहा है और आपको कैसे मेहनत करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरव का जो जन्मदिन है वो 10 दिसंबर को है, और वो अपना, देखो 10 दिसंबर को है तो वो अपनी डेट कैसे लिख रहा है, 10-12, है ना। 10 मतलब 10 तारीख और 12 मतलब दिसंबर, ठीक है। तो 10-12 लिख रहा है। अब पूछा क्या, अब क्या है यहाँ पर, आपस में बदल रहा है नंबर को। बदल रहा है मतलब क्या, कि 10-12 था ना, इसको 12-10 कर दे रहा है, ये उल्टा कर दे रहा है ना। दिन और महीने को उल्टा कर दे रहा है, तो 12-10 लिख दे रहा है अभी। अब देखो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो दिनांक तथा महीने को बदलकर बनी संख्या लिखी है, तो ये संख्या है, तो यही आपको लिखनी है यहाँ पर। फिर कौन सी संख्या बड़ी है, जो मूल संख्या थी वो, या फिर बदल कर जो आई है वो, मतलब जो पहले ये वाली संख्या थी वो बड़ी है, या फिर जो अभी हमने 12-10 करी है वो बड़ी है। तो भाई ऑब्वियसली जो 12-10 है वो बड़ी है ना। 1210 ये बड़ा है। फिर पूछा हुआ है कि मूल संख्या और बदलकर बनी संख्या का योग ज्ञात करना है, ठीक है। योग और अंतर दोनों, मतलब प्लस भी करना है उन दोनों को, माइनस भी करना है। तो देखो 10-12 को और 12-10 को पहले प्लस कर लो, तो कितना आएगा, 2 ये आ जाएगा प्लस करके। फिर जब माइनस करोगे तो 12-10 ऊपर लिखोगे, 10-12 नीचे लिखोगे, है ना। बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं ना। फिर ये इसको एक कैरी देगा, माइनस तो करना आता है ना भाई, इसको कैरी देगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। फिर यहाँ पर इसने इसको एक कैरी दिया था तो उसके पास 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर लिख लो। फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो गया, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 198 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या पूछा हुआ है, एक मिनट, इसके सी वाले पार्ट के और में आप ये वाला कर सकते थे कि अंक 0 को दहाई स्थान पर रखकर बनने वाली सभी संख्या लिखनी है, ठीक है। अब देखो जो 0 है उसको दहाई पर लिखनी है, इसका मतलब क्या है, जैसे 1 0 1 2 ये है आपका। अब इसको क्या करो, 10 प्लेस पर रखो। दहाई मतलब क्या होता है, 1 10 इकाई दहाई ऐसा होता है ना, तो इस पर रखो यहाँ पर। तो 1 0, अच्छा देखो, हाँ इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, एक मिनट रुको, 2 का 2 लिखोगे, 1 की जगह पे क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है, ठीक है। और फिर ये वाला 0 तो यहाँ पर रहेगा और 1 का 1, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। ओके, सो गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। इवनिंग शिफ्ट वालों एकदम अच्छे से करके आना और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ओके, गुड लक।